हेलो दोस्तों, यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों की चल रही है हिंदी साहित्य की कुछ इम्पोर्टेंट सीरीज, जो कि हिंदी टीजीटी पीजीटी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मिलती हैं आपको डेली नई वीडियोज़ जो कि आपके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। पहला प्रश्न है आज का कि रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है। आपको बताना है जो शब्द रासो शब्द है, इसकी उत्पत्ति रसायन से किसके द्वारा मानी गई है। ऑप्शन है गासा दत्तासी, पंडित राम नारायण दूगड़, रामचंद्र शुक्ल, पंडित हरप्रसाद शास्त्री। तो राइट आंसर आपको बताना है कि रसायन से, जो रासो शब्द है इसकी उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है। तो जो रासो शब्द है जो कि पृथ्वीराज रासो में आता है, तो ये रासो जो शब्द है जो कि वीर गाथा काल की प्रमुख रचनाओं में है रासो काव्य। ठीक है, रासो काव्य का मतलब है जो वीर गाथा से संबंधित काव्य है उन्हें रासो काव्य कहा गया है। तो उनकी उत्पत्ति, इस रासो शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है। अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग शब्द से इसकी उत्पत्ति मानी गई है। अभी बताना है कि रसायन से इसकी उत्पत्ति किसने मानी है। तो इसके लिए जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, गारसा दत्तासी। जो रासो शब्द है इसकी उत्पत्ति रसायन से मानने वाले गारसा दत्तासी हैं। ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, काशी में हम प्रगट भये रामानंद चेताए। काशी में हम प्रगट भये रामानंद चेताए किसकी पंक्ति है। इन पंक्तियों के लेखक का नाम बताना है कि काशी में हम प्रगट भये, इसमें सामानंद आ गया है, यह रामानंद है। ठीक है, रामानंद चेताए, तो ये पंक्ति किसकी है बताना है। ऑप्शन है कबीर की, तुलसी की, सूर की या रैदास की। किसके द्वारा यह पंक्तियाँ कही गई हैं। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, कबीरदास। यह पंक्ति जो है वह कबीरदास द्वारा कही गई हैं। काशी में हम प्रगट भये रामानंद चेताए, कबीरदास की पंक्तियां हैं यह। अगला क्वेश्चन है, महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्यों का वृत्तांत इस ग्रंथ में है। महाप्रभु वल्लभाचार्य इनके शिष्यों का वृत्तांत किस ग्रंथ में है, यह आपको बताना है। 252 वैष्णव की वार्ता में है, भक्तमाल में है, 84 वैष्णवन की वार्ता में है, या फिर वचनामृत में है। तो महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्यों का जो वृत्तांत मिलता है वह हमें मिलता है ऑप्शन 20 के लिए राइट आंसर है, भक्तमाल में। भक्तमाल जो रचना है इसमें महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्यों का वृत्तांत मिलता है, मतलब इनके जीवन के बारे में हमें वर्णन मिलता है, इनका विस्तार से वर्णन मिलता है भक्तमाल में। अगला क्वेश्चन है, बाबूराम विष्णु पराणकर किस दैनिक के संपादक थे। जो बाबूराम विष्णु पराणकर थे ये किस दैनिक के संपादक थे, यानी कि किस दैनिक पत्र का इन्होंने संपादन किया था। विश्वामित्र का, सन्मार्ग का, आज का या गांडीव का। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, आज का। बाबूराम विष्णु पराणकर आज इस दैनिक पत्र के संपादक रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, पौमचर्यु के रचनाकार हैं। पौमचर्यु, इसके रचनाकार का नाम बताना है। ऑप्शन है पुष्पदंत, सरहपा, स्वयंभू, कणहपा। कभी कभी यह भी पूछ लिया जाता है जो पौमचर्यु रचना है यह किस पर आधारित है, तो यह रामचरित पर आधारित है। रामचरित यानी कि रामायण पर यह आधारित रचना है पौमचर्यु। तो इसके रचनाकार का नाम बताना है, और इसका जो रचनाकार हैं वह हैं स्वयंभू। पौमचर्यु की जो रचनाकार हैं वह स्वयंभू हैं। स्वयंभू ने पौमचर्यु की रचना की है। अगला क्वेश्चन है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण यह काफ़ी प्रसिद्ध रचना है और आपको इसके रचयिता का नाम बताना है कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसने इसकी रचना की है। ऑप्शन में है दामोदर शर्मा, हेमचंद्र, विजय सेन सूरी और शालिभद्र सूरी। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, दामोदर शर्मा। उक्ति व्यक्ति प्रकरण ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर है, दामोदर शर्मा की रचना है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। अगला क्वेश्चन है, अपने अपने पिंजरे किस दलित लेखक की आत्मकथा है। अपने अपने पिंजरे किस दलित लेखक की आत्मकथा है। तो अपने अपने पिंजरे यह आत्मकथा विधा की रचना है। कभी कभी रचनाओं की विधाएं भी पूछ ली जाती हैं, तो यह जो रचना है यह आत्मकथा है। अपने अपने पिंजरे आत्मकथा विधा की रचना है, और बताना है कि यह किसकी आत्मकथा है। ऑप्शन में है मोहनदास नेमिशराय इनका पूरा नाम है, ओम प्रकाश वाल्मीकि, सूरजपाल सिंह चौहान और डॉक्टर एन सिंह। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, अपने अपने पिंजरे मोहनदास नेमिशराय की रचना है। अपने अपने पिंजरे
अगला क्वेश्चन है, हिंदी में स्त्री विमर्श की अवधारणा को चर्चा में लाने का श्रेय किस कथाकार को दिया जाता है? स्त्री विमर्श की अवधारणा, हिंदी में स्त्री विमर्श की अवधारणा को चर्चा में लाने का श्रेय, अर्थात कि स्त्री विमर्श पर, स्त्री पर जो रचनाओं की, जो स्त्री पर रचनाएं प्रारंभ हुई, यानी कि स्त्री की स्थिति या अन्य चीज़ों पर जो रचनाएं प्रारंभ हुई, वह किस कथाकार के द्वारा प्रारंभ की गई, किसे इसका श्रेय दिया गया है कि उन्होंने क्या किया, स्त्री जो स्त्री विमर्श की जो अवधारणा थी उसे चर्चा में लाया, कथा के रूप में चर्चा में लाया गया, किसके द्वारा? ऑप्शन है कमलेश्वर, भीष्म साहनी, राजेंद्र यादव या काशीनाथ सिंह। राइट आंसर आपको बताना है कि इसके लिए राइट आंसर क्या होगा, और इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, राजेंद्र यादव। ऑप्शन सी राजेंद्र यादव है कि स्त्री विमर्श की चर्चा को, स्त्री विमर्श को, अवधारणा को चर्चा में लाने का श्रेय राजेंद्र यादव को है हिंदी में। अगला क्वेश्चन है, थ्योरी ऑफ एस्थेटिक किस समालोचक की रचना है? थ्योरी ऑफ एस्थेटिक्स किस समालोचक की रचना है? अरस्तु की, कॉलरिज की, क्रोचे की या टॉलस्टॉय की? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, क्रोचे। जो थ्योरी ऑफ एस्थेटिक है यह क्रोचे की रचना है। अगला क्वेश्चन है, केशव कही न जाय का कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति, समझी मन ही मन रहिए, के रचयिता हैं? जो रचना है कि केशव कही न जाए का कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति, समझी मन ही मन रहिए, इसके रचयिता कौन है? ऑप्शन है तुलसीदास, केशवदास, रहीम और भारतेंदु हरिश्चंद्र। राइट आंसर ऑप्शन ए है, तुलसीदास की यह रचना है। यह रचना तुलसीदास की है, केशव कही न जाए का कहिए। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास करने वाले हैं? तो हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन और नामकरण, इसका पहले प्रयास किसके द्वारा किया गया, सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया? राइट आंसर ऑप्शन ए है, ग्रियर्सन के द्वारा। ग्रियर्सन के द्वारा सबसे पहले प्रयास किया गया था, और जो सबसे सटीक काल विभाजन माना जाता है, मतलब कि जिसने बिल्कुल सही तरीके से काल विभाजन किया गया था, वो माने जाते हैं रामचंद्र शुक्ल। व्यवस्थित, जिससे कि व्यवस्थित, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा कि हिंदी साहित्य का व्यवस्थित काल विभाजन करने का श्रेय किसे है, वो है रामचंद्र शुक्ल जी को, लेकिन प्रथम प्रयास किया गया था ग्रियर्सन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, जम्बू स्वामी रासा के रचयिता हैं? जम्बू स्वामी रासा, जो जम्बू स्वामी रासा रचना है, इसकी रचयिता का नाम बताना है। ऑप्शन में है धर्मसूरी, हेमचंद सूरी, शालिभद्र सूरी और जिनदत्त सूरी। राइट आंसर ऑप्शन ए है, धर्मसूरी। जम्बू स्वामी रासा, जो जम्बू स्वामी रासा रचना है, इसकी रचयिता है धर्मसूरी। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कृतियों में से कौन उपेंद्र नाथ अस्क द्वारा रचित नहीं है? जो अस्क जी के द्वारा रचित नहीं है वह आपको बताना है। इन कृतियों में से कौन सी रचना है जो कि उपेंद्र नाथ अस्क के द्वारा रचित नहीं है? ऑप्शन में है शतरंज के मोहरे, सितारों का खेल, गर्म राग, शहर में घूमता आईना। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, शतरंज के मोहरे। यह उपेंद्र नाथ अस्क की रचना नहीं है। इसके अतिरिक्त सितारों का खेल, गर्म राग, शहर में घूमता आईना, ये सभी उपेंद्र नाथ अस्क की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व जन की अर्चना में नहीं बाधक था इस व्यष्टि का अभिमान, किसकी पंक्ति है? विश्व जन की अर्चना में नहीं बाधक था इस व्यष्टि का अभिमान, यह पंक्ति किसकी है? भारत भूषण अग्रवाल की, अज्ञेय की, नेमीचंद्र जैन की या त्रिलोचन की? राइट आंसर आपको बताना है, और इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, भारत भूषण अग्रवाल। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, भारत भूषण अग्रवाल। विश्व जन की अर्चना में नहीं बाधक था इस व्यष्टि का अभिमान, यह पंक्ति भारत भूषण अग्रवाल की पंक्तियां हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? कौन सी है जो कि भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? नहीं में आपको आंसर देना है। ऑप्शन है मराठी, गुजराती, मलयालम या हिंदी, और इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, मलयालम। यह भारोपी परिवार की भाषा नहीं है, जो है मलयालम। अगला क्वेश्चन है, ण व्यंजन है, ण किस प्रकार का व्यंजन है? आपको बताना है ण किस प्रकार का व्यंजन है। ऑप्शन में है तालबी, मूर्धन्य, दंत या दंत्योष्ठ्य।
और इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है मूर्धन्य। जो ण है वह मूर्धन्य व्यंजन है, मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत आता है ण। ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर है। जैसे कि आपको पता है कि जो व्यंजन है ये बांटे जाते हैं कि इनका उच्चारण क्या होता है। जैसे क वर्ग होता है, इसमें आता है क, ख, ग, घ और य। च वर्ग होता है, छ, ज, झ, य आता है। ट वर्ग होता है, ट, ठ, ड, ढ, ण, ये आते हैं इसमें। फिर त वर्ग होता है, त, थ, द, ध, न, त, थ, द, ध, न आते हैं। फिर प वर्ग होता है, प, फ, ब, भ, म, इसमें आते हैं। तो इनका जो उच्चारण स्थान होता है वह इस प्रकार होता है क, ता, मू, दन, ओ। ठीक है, ये आपका केवल याद करने का तरीका हो सकता है। क, ता, मू, दन, ओ। क का मतलब है कंठ, ता का मतलब है तालव्य, मू का मतलब है मूर्धन्य, दन का मतलब है दंतोष्ठ, ओ का मतलब है ओष्ठ। दन का मतलब है दंत्य और ओ का मतलब है ओष्ठ। तो इस प्रकार क, ता, मू, दन, ओ ये क्या होते हैं, इसके वर्ग होते हैं। ठीक है, तो ये आपका देखिए मुंह में कौन सा आया, ट, ठ, ड, ढ और ण आया, इसलिए ण आपका किस व्यंजन में आ रहा है, मूर्धन्य में आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उनको समष्टि रूप में भाषा कहते हैं। भाषा की यह परिभाषा किसकी है। जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उनको समष्टि रूप में भाषा कहते हैं। भाषा की यह परिभाषा किसकी है, आपको बताना है किसके द्वारा भाषा की यह परिभाषा दी है और दी गई है। राइट आंसर है श्याम सुंदर दास, डॉक्टर श्याम सुंदर दास के द्वारा यह परिभाषा। अच्छा, इसके लिए जो राइट आंसर है वह है डॉक्टर बाबूराम सक्सेना। आचार्य देवेंद्रनाथ शास्त्री, मंगलेश शास्त्री, बाबूराम सक्सेना और श्याम सुंदर दास। तो राइट आंसर है बाबूराम सक्सेना कि जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि रूप में भाषा कहते हैं। यह कहा है बाबूराम सक्सेना ने। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शब्दसागर में लिखित किस शीर्षक लेख को परिवर्तित तथा परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। हिंदी साहित्य का इतिहास, इन्होंने शब्दसागर जो रचना है उसमें एक शीर्षक से लेख लिखा था और बाद में इसको परिवर्तित कर दिया, परिमार्जित कर दिया, यानी कि बदल दिया, इसमें सुधार किया और इसका नाम हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। तो आपको बताना है कि पहले इसका नाम क्या था। पहले इसका नाम बताना है क्या था। ऑप्शन में है हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का विवेचन, हिंदी साहित्य का विकास। जो हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से आपको आज रचना मिलती है, जो कि हिंदी साहित्य इस नाम से रचना मिलती है, इसका पहले कुछ और नाम था। तो आपको वह नाम बताना है जो पहले इसका नाम रखा गया था लेकिन बाद में इसे बदलकर हिंदी साहित्य का इतिहास उन्होंने रख दिया। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, हिंदी साहित्य का विकास था। पहले इसका नाम हिंदी साहित्य का विकास था जिसे बदलकर बाद में इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास रख दिया। अगला क्वेश्चन है, दलित विमर्श पर आधारित कृति जूठन किस लेखक की आत्मकथा है। जूठन जो है आत्मकथा विधा की रचना है और बताना है यह किस लेखक की आत्मकथा है। ऑप्शन है मोहनदास नेमिसराय, ओम प्रकाश वाल्मीकि, सूरजपाल चौहान और कौशल्या वैसंत्री। तो राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन बी है ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है जूठन। इससे पहले भी हमने एक आत्मकथा के बारे में पढ़ा था जो कि किसकी थी, मोहनदास नेमिसराय की थी। तो जूठन आत्मकथा ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी नवरत्न का रचनाकार है। हिंदी नवरत्न इसका रचनाकाल कब है। 1917 है, 1914 है, 1910 है, 1919 है। हिंदी नवरत्न आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है और इसका रचनाकाल बताना है कि कब है इसका रचनाकाल। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी 1910। 1910 में हिंदी नवरत्न की रचना हुई है। ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास करने वाले हैं। ये क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं। इसका आंसर ए है, ग्रियर्सन ने सबसे पहले नामकरण करने का और काल विभाजन करने का प्रयास किया था हिंदी साहित्य के इतिहास का।
रणमल्ल छंद नामक काव्य के रचयिता हैं। रणमल्ल छंद काव्य किसके द्वारा लिखा गया है? रणमल्ल छंद जो काव्य विधा की रचना है किसके द्वारा लिखी गई? जगनिक के द्वारा, मधुकर द्वारा, भट्टकेदार द्वारा या श्रीधर द्वारा? तो इसके लिए जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, रणमल्ल छंद श्रीधर की रचना है। रणमल्ल छंद श्रीधर की रचना है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में, ये बार बार क्वेश्चन, अनुमितिवाद के प्रतिष्ठाता कौन है? अनुमितिवाद के प्रतिष्ठाता कौन है? अनुमितिवाद, इसकी प्रतिष्ठाता का नाम बताना है। ऑप्शन है भरत मुनि, आनंदवर्धन, शंकुक और अभिनवगुप्त। राइट आंसर ऑप्शन सी है शंकुक। अनुमितिवाद इसकी प्रतिष्ठाता हैं शंकुक। ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित कवियों में रीति सिद्ध कौन है? आपको बताना है कि इन कवियों में कौन कवि है जो कि रीति सिद्ध कवि है। रीति सिद्ध कवि का नाम बताना है। बिहारी है, घनानंद है, मतीराम है या फिर तोस है? तो रीति सिद्ध कवि, प्रसिद्ध कवि बिहारी हैं। लक्षण ग्रंथ का अर्थ है, लक्षण ग्रंथ किसे कहा जाएगा? आपको बताना है कि किस प्रकार के ग्रंथों का मतलब है कि वो लक्षण ग्रंथ हैं। नायिका भेद से, काव्यांग विवेचन से, रस निष्पत्ति से या गुण दोष से? राइट आंसर ऑप्शन बी है काव्यांग विवेचन। लक्षण ग्रंथ का अर्थ है काव्यांग विवेचन से संबंधित जो ग्रंथ हैं उन्हें लक्षण ग्रंथ कहा जाता है। आसनियाँ झाई पड़ी, पंथ निहारी निहारी, जीभड़ियाँ छाला पड़िया, राम पुकारी पुकारी, इन पंक्तियों में कौन सा प्रभाव है? इन पंक्तियों में प्रभाव बताना है कि किस पंथ का इसमें प्रभाव मिलता है, वैष्णव का, सूफी का, बौद्ध का या फिर ईसाई का? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है सूफी। इन पंक्तियों में सूफी प्रभाव है। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास का विनय पत्रिका की भाषा है, जो तुलसीदास ने विनय पत्रिका की रचना की है इसकी भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा, अवधी, खड़ी बोली या मगही? और राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन ए है ब्रज भाषा। तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका की जो भाषा है वह ब्रज भाषा है। अगला क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा किसे मानते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा किसे मानते हैं? केशवदास को, चिंतामणि त्रिपाठी को, कृपाराम को या देव को? हिंदी में जो रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा, मतलब कि रीति ग्रंथ लिखने की अखंड परंपरा किसके द्वारा मानी जाती है? रामचंद्र शुक्ल किसे मानते हैं कि इन्होंने रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा प्रारंभ की थी? तो शुक्ल जी के अनुसार इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, चिंतामणि त्रिपाठी को शुक्ल जी हिंदी में रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, अच्छा इसी के साथ ही क्लास हमारी यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। अपनी तैयारी बेहतर बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि डेली आपको इस पर मिलेंगी नई वीडियोस, नए क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।